नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। स्वागत है आपका। रात के 10 बज रहे हैं। आप आज तक पर दस्तक देख रहे हैं, जहां महंगाई के युद्ध में फंसी जनता को राहत दिलाने वाली दस्तक देनी जरूरी है। समझना भी है साथ में कि आखिर युद्ध से महंगाई है या फिर महंगाई से जनता का युद्ध है। महंगाई का पहाड़ धीरे धीरे ऊंचा होता जा रहा है, इतना ऊंचा कि सिर्फ 5 राज्यों में चुनाव के बाद का हिसाब देखें तो रसोई गैस 50 रुपए महंगी हो चुकी है, कमर्शियल सिलेंडर 250 रुपए महंगा हो चुका है, पेट्रोल डीजल तो 9 रुपए से ज्यादा महंगा हो चुका है। ध्यान रहे कि हम आपको ये सिर्फ 14 दिन के भीतर बढ़े हुए दाम बता रहे हैं। सीएनजी के 3 से 5 रुपए तक दाम बढ़ चुके हैं। पीएनजी यानी कि घरेलू पाइपलाइन वाली गैस के दाम भी 6 रुपए तक बढ़ चुके हैं। जेट फ्यूल में 2% की बढ़ोतरी हो चुकी है। दवाएं 10% की बढ़ोतरी शुरू कर चुकी हैं। टोल टैक्स 12% महंगा हो चुका है। और इन सब के बीच सबसे महत्वपूर्ण है पेट्रोल और डीजल। पेट्रोल और डीजल जिसकी महंगाई से ही दूसरों की महंगाई का भी रिश्ता है। और इसी रिश्तेदारी में क्या सरकारें महंगाई के प्रमुख कारण तेल पर लिए जाने वाले टैक्स को नकार कर सिर्फ और सिर्फ युद्ध को दोषी ठहरा रही है। हिसाब से तो कुछ दिनों में लगता है 150-200 में पेट्रोल ऐसे हाथ में लेना पड़ेगा। तो उम्मीद थी कि चुनाव के बाद ये कम से कम 20-30 रुपए रेट बढ़ा देंगे। मुझे लगता है कि ये बढ़ता ही रहेगा। पेट्रोल डीजल के दामों में 15 दिन से प्रगति जारी है। इतनी प्रगति की 50 लीटर औसत महीने के खर्च करने वाले प्रति व्यक्ति को जहां पहले महीने का 15 दिन पहले 4,770 रुपए चुकाना पड़ता, अब 5,190 रुपए खर्च करना पड़ रहा है। यानी 15 दिन के भीतर 420 रुपए ज्यादा का भार उसकी जेब पर आ चुका। वजह 15 दिन में पेट्रोल डीजल 13 दिन छलांग लगाकर 9 रुपए 16 पैसे प्रति लीटर तक महंगा हो गया। महंगाई अभी और जारी रहनी है। हम लोग को तो मार देगा यार, क्या बोलेगा। जो राज्य सरकार हो, सेंट्रल हो, कोई भी हो, किसी को देखने वाला कोई नहीं है। निजी जिंदगी में तो बहुत फर्क पड़ता है। इतनी महंगाई हो रही है, इसमें पेट्रोल डीजल के रेट इतना बढ़ा दिए हैं कि आम जनता को बहुत परेशानी हो रही है। पेट्रोल डीजल के रेट कम करना चाहिए। कितने का डलाया? 30 रुपए का। 30 रुपए का डलाया, क्यों? महंगा है बहुत ज्यादा। साइकिल खरीदना है हमें अगले महीने तक। जब तेल के दाम बढ़ते हैं, परेशान जनता होती है। राजनीति अपने अपने हिसाब से चलती है। कैसे? जैसे कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने 31 मार्च को ट्वीट करके कहा कि अफगानिस्तान में 66 रुपए, पाकिस्तान में 62 रुपए, श्रीलंका में 72 रुपए, बांग्लादेश में 78 रुपए, भूटान में 86 रुपए, नेपाल में 97 रुपए का पेट्रोल मिल रहा है और भारत में 100 रुपए के पार है। ऐसे ट्वीट एक पक्ष करते हैं तो दूसरी तरफ से जवाब क्या आता है, देखिए। बीजेपी नेता सीटी रवि का ट्वीट देखिए, जो लिखते हैं कि कांग्रेस शासित राजस्थान और महाराष्ट्र में पेट्रोल औसत 110 रुपए का है और बीजेपी शासित उत्तर प्रदेश और गुजरात में औसत पेट्रोल 100 रुपए का। नीचे बीजेपी नेता ने लिखा कि क्या राहुल गांधी अपने राज्य के खिलाफ ही प्रदर्शन कर रहे हैं। लेकिन कांग्रेस ये नहीं बताती कि तमाम पड़ोसी देशों में सस्ती दर पर कूटनीतिक नजरिए से भारत ही सस्ता ईंधन उन्हें मुहैया कराता है। न ही बीजेपी के नेता आपको ये बताएंगे कि तेल के दामों में टैक्स लेने में उन्हीं की पार्टी के शासन वाला मध्य प्रदेश समेत कई राज्य पीछे नहीं हैं। अंतर तो बहुत कुछ है साहब। ये बताओ, 200-250 रुपए की मजदूरी करेंगे और 220 रुपए में 2 लीटर पेट्रोल नहीं आया, क्या कमाएगा इंसान, क्या करेगा। तेल के दामों पर ऐसी ही पक्ष विपक्ष की राजनीति के बीच पेट्रोलियम मंत्री भी संसद में जवाब देते हैं। दलील ये रखते हैं कि यूक्रेन और रूस के बीच चलते युद्ध के कारण भारत में जो दाम बढ़ा है तेल का, वो तो कुछ भी नहीं, बहुत कम है।
We have raised the price of petrol by, I think, 9 rupees over 12 or 13 days when the international price has shot up. Now, I have something, sir. Gasoline at the pump, comparison between April 21 and March 22, in USA, the increase percentage is 51%. In Canada, 52%. In Germany, 55%. UK, 55%. France, 50%. Spain, 58%. Sri Lanka, 55%. India, sir, 5%. Yes, our percentage increase is 1/10 of what it is elsewhere. तो क्या जनता इसी दलील के आधार पर अब संतोष कर ले कि अरे भारत में तो अभी सिर्फ 5% दाम ही तेल के बढ़े हैं, जबकि अमेरिका, कनाडा, जर्मनी की जनता की जेब तो और कट रही है। ये तो बता दिया गया कि दुनिया के तमाम देशों के मुकाबले हमारे देश भारत ने अभी सिर्फ 9 रुपए ही दाम बढ़ाए हैं, लेकिन अमेरिका से तुलना करते समय ये क्यों नहीं बताया जाता कि अमेरिका और भारत में प्रति व्यक्ति आय में भी 10 गुना का फर्क है। युद्ध के कारण दाम बढ़े हैं तो क्या टैक्स में छूट देकर राहत नहीं दी जा सकती, जबकि भारत के नक्शे पर ये देखिए, यहां पर अगर हम आपको दिखाएं तो हर 100 रुपए के पेट्रोल पर जम्मू कश्मीर में 45 से 90 पैसे प्रति लीटर सिर्फ केंद्र और राज्य सरकार टैक्स लेती हैं। 100 रुपए के पेट्रोल में पंजाब में 44 रुपए 60 पैसे का टैक्स लिया जाता है, राजस्थान में 50 रुपए 80 पैसे का टैक्स 100 रुपए के पेट्रोल भरने में जनता चुका चुकी है। मध्य प्रदेश में भी केंद्र की एक्साइज ड्यूटी 50 रुपए 60 पैसे का टैक्स जनता भर देती है अगर 100 रुपए का पेट्रोल डालना पड़ता है। उत्तर प्रदेश में यही टैक्स 100 रुपए के पेट्रोल में 45 रुपए 20 पैसे का आपको हमें पड़ता है। महाराष्ट्र में तो जनता को 52 रुपए से भी ज्यादा टैक्स पेट्रोल में काटना पड़ता है। आंध्र प्रदेश में 52 रुपए 40 पैसे का टैक्स जाता है तो तेलंगाना में यही 51 रुपए के बाल टैक्स हो जाता है। ओडिशा में 48 रुपए 90 पैसे का टैक्स आपका और हमारी जेब से कट जाता है। We have raised the price of petrol by, I think, 9 rupees over 12 or 13 days when the international price has shot up. ये बात 100% सच पेट्रोलियम मंत्री ने कही। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल का दाम ऊपर गया, लेकिन तब जनता का दस्तक देता सवाल नंबर 1 ये, अगर युद्ध के कारण भारत में तेल के दामों में उबाल आना था तो तब क्यों नहीं बढ़े दाम? जब 24 फरवरी को कच्चा तेल $98 प्रति बैरल पहुंच गया था, तब क्यों नहीं बढ़े दाम? जब 8 मार्च को कच्चा तेल रिकॉर्ड $130 प्रति बैरल तक पहुंच गया था, क्यों 22 मार्च के बाद ही बढ़ना शुरू हुआ, जब 5 राज्यों में चुनाव खत्म होने के बाद सरकारें बन चुकी थी? अब जनता इतनी परेशान है इस पेट्रोल से। मेरे घर में 4 मोटरसाइकिल है, अगर 4 मोटरसाइकिल बाहर निकालता हूँ 100 का पेट्रोल भी डलवा तो कुछ नहीं होता सर। 500 का डलवाता हूँ 2000 रुपए चाहिए, जबकि बच्चे प्राइवेट नौकरी करते हैं, उनको 8 से 10-12 हजार रुपए मिलते हैं, तो वो सारा भार हमारे ऊपर पड़ता है, हम घर से खर्चा नहीं चला सकते। इसलिए सरकार से निवेदन है हमारा कि पेट्रोल के दाम कम किए जाए ताकि हम हमारा खर्चा चल सके। कच्चा तेल अंतर्राष्ट्रीय बाजार पर निर्भर करता है, ये सच है, लेकिन जनता का दस्तक देता सवाल नंबर 2 ये कि अगर युद्ध के कारण कच्चा तेल महंगा तो लगातार किश्तों में दाम बढ़ाकर महंगाई का झटका तेल पर जनता पाती है। लेकिन जब 2020 की शुरुआत में कच्चे तेल की कीमत 60% तक गिरने लगी थी, तब जनता को सीधी राहत देने की जगह क्यों एक्साइज ड्यूटी पेट्रोल पर 10 रुपए और डीजल पर 13 रुपए प्रति लीटर बढ़ाई गई थी? अब इसमें क्या कर सकते, गवर्नमेंट की पॉलिसीज हैं, वी हैव टू सफर, नथिंग एल्स। आप सफर कर रहे हैं? ऑब्वियसली एकदम सूट अप कर रहा है प्राइस। सवाल सीधा सा है, अगर कच्चा तेल महंगा तो दाम बढ़ना तय है, तो कच्चा तेल सस्ता होने पर तुरंत राहत मिलना तय क्यों नहीं किया जाता? आज तक ब्यूरो। तेल के दाम धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, लेकिन हमारे देश में कमर्शियल गैस सिलेंडर के दाम 4 दिन पहले एक ही झटके में 250 रुपए तक बढ़ गए। आपको लगेगा कि अरे आपका घरेलू सिलेंडर तो 50 रुपए ही बढ़ा था, तो आप काहे को चिंता करें, लेकिन महंगाई का यह युद्ध भी कैसे आप तक पहुंचता है, देश के तमाम राज्यों से आज तक के संवाददाताओं की दस्तक देती हमारी इस रिपोर्ट में आप देखिए। एक बार फिर से कमर्शियल सिलेंडर गैस की कीमतों में भारी इजाफा हुआ है। कमर्शियल गैस में 250 रुपया इंक्रीज हुआ है।
अब जो गैस के दाम है वो करीब 2250 के आसपास हो चुके हैं। ब्रेड पकौड़ा हो या फिर समोसे हो, पकौड़े हो या फिर जलेबी हो, तमाम चीजें हैं उनके रेट में भी बढ़ोतरी देखी गई है। पे बोझ बढ़ेगा, चाहे छोटा सा स्टॉल हो या फिर रेस्टोरेंट हो। कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर्स के दाम बढ़ाए गए हैं, उसकी मार भी इनका कहना है कि लोअर मिडिल क्लास पर पड़ने वाली है। लोअर मिडिल क्लास जो 5-10 रुपए साइड में रखकर सोचता है चलो कचौड़ी खाकर आते हैं, आम नागरिक जो शाम को घर आते वक्त दुकानों से तलते हुए समोसे देखकर सोचता है कि पैक करा लेते हैं, घर चलकर सब साथ खाएंगे, वो आम जनता जो बड़ा पाव खाकर चाय पीकर सोचती है कि दिन भर का काम कर लिया जाएगा, इन सबको अपनी स्वाद ग्रंथि दबाकर बैठना पड़ सकता है, क्योंकि 19 किलो वाले कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमत महीने की पहली तारीख से 250 रुपए बढ़ चुकी है। 1 मार्च को जिसकी कीमत 2012 रुपए थी, 22 मार्च को जो घटकर 2003 रुपए पर आया, वो 11 दिन के भीतर 2253 रुपए पर पहुंच गया। अब दिक्कत उठाने वाले 2 लोग हैं, एक दुकानदार जो अपनी दुकान पर कचौड़ी तलवा रहा है और दूसरा ग्राहक जो कचौड़ी खाने आया है। दुकानदार को कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, जो जैसा महंगा 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 बेचेंगे। तो ये पूछेंगे पहले कितने में लेते थे? पहले लेते थे 7 रुपया 8 रुपया था, अभी 7 रुपया 8 रुपये से अभी 24 रुपया, 2 का हो गया। कहाँ जाएंगे हम लोग? हालत ये कि आम आदमी घर में पका कर खाए तो वो सिलेंडर 22 मार्च को ही 50 रुपए महंगा होकर 1000 रुपए के पार चला गया, और आम आदमी घर के बाहर जाकर खाने की सोचे तो कमर्शियल सिलेंडर के दाम 7 महीने में 8 बार बढ़ गए, वो 2500 के पार पहुंच गया। महंगाई की इस आग में असल में पका कौन? एक साधारण दुकानदार जो पहले से परेशान है। पहले हमारे पे कोरोना की मार बहुत झेली, हमने दिहाड़ी लगा के अपने बच्चों का गुजारा किया, अभी ये महंगाई की मार झेल रहे हैं, क्या करना है? ये परेशानी अब ट्रांसफर होकर उस मिडिल क्लास नागरिक पर आ रही है जो घर से बच्चों को लाकर सोचता है कि हम बाहर थाली खाएंगे। हम बड़े होटलों पर तो जा नहीं सकते, ये इनको छोटे ढाबे वालों के पास, अगर इनके पास गैस महंगा मिल रहा है 250, तो नेचुरली जो हम इनसे ले खानेंगे तो उसका भी ये रेट बढ़ा देंगे, तो ये तो गवर्नमेंट को ऐसा नहीं करना चाहिए। आम आदमी खाता है तो टैक्स भी देता है, और जनता से लिए गए टैक्स का ही ये नतीजा है कि मार्च 2022 में जब देश में सबसे ज्यादा 1,42,095 करोड़ रुपए का जीएसटी संग्रह हुआ, तब अहमदाबाद के पंचवटी इलाके में कढ़ाई चढ़ाकर खौलते तेल में वड़ा तल कर वड़ा पाव खिलाने वाले और खाने वालों के बारे में सोचिए, जिनके रोजगार के वड़ा पाव को महंगाई और तीखा करती जा रही है। जब 2250 रुपए का सिलेंडर साधारण दुकानदार खरीदेंगे तो फिर कमाएंगे क्या? महंगाई आता तो भी महंगा बेचना ही पड़ता है ना, पब्लिक मुंगा मार दिया, इतना क्यों लेते हो, इतना क्यों भाव ले रहे हो? आगे जो महंगा आ रहा तो भी क्या करें? बटर में भाव बढ़ गया, ब्रेड में बढ़ गया, बाटले में बढ़ गया, तेल में बढ़ गया। असली संकट दुकानदारों का ही, जो कमर्शियल सिलेंडर के हर महीने बढ़ते दाम के हिसाब से रोज खुद चीजों के दाम नहीं बढ़ा सकते। याद करिए आखिरी बार समोसे का दाम कब बढ़ा? कई वर्षों से 10 या 15 रुपए का समोसा आसपास की दुकान पर आपने देखा होगा, जबकि इस बीच रिफाइंड ऑयल, सब्जी, मसाला, गैस, मैदा सबके दाम कई गुना बढ़ चुके हैं। महंगाई का तो पूछो मत, जब सुबह उठते हैं तो मालूम नहीं होता कि सिलेंडर कितने रुपए बढ़ा होगा और कितने रुपए पेट्रोल की कीमतें बढ़ी होंगी और कितनी डीजल की कीमतें बढ़ी होंगी। हम रोज रोज भी अपनी दुकान पे रेट नहीं बढ़ा सकते, इससे हमारा जो 50 साल पुरानी दुकान है यहाँ पर, हम रोज रोज अगर अपना दाम बढ़ाएंगे समोसे का पकौड़े का, तो हमारे जो पुराने कस्टमर हैं वो हमसे अलग हो जाएंगे, तो उसका सारा भार ले देकर हमें ही उठाना पड़ता है। यानी महंगाई की थाली जब लगती है तब सबको सिर्फ सजी हुई बिरयानी दिखती है, लेकिन इसमें किसका मुर्गा कट गया कोई नहीं दिखता। अब कमर्शियल सिलेंडर 2400 रुपए के करीब पटना में हो चुके हैं, तब हार कर रेस्टोरेंट में दाम बढ़ाने का काम शुरू हो गया। चिकन लेग बिरयानी अगर 185 का था तो अब 195 हो गया है। मटन बिरयानी 195 रुपए का था पहले, तो अब 205 रुपए हो गया। तो इस तरीके से तमाम ये लंबी चौड़ी आप फेरिस्त देख सकते हैं। तो क्या रूस यूक्रेन के युद्ध को ही जिम्मेदार मानकर महंगाई को स्वीकार करने के अलावा जनता के पास कोई चारा नहीं छोड़ा गया है? आज तक ब्यूरो। मधु का 5वां बच्चा, ये किसी फिल्म, किसी सीरियल, किसी वेब सीरीज का नाम नहीं है, ये नाम एक बच्ची का है।
ये नाम आधार कार्ड में होने वाली उस चूक का है जो बताती है कि आज भी हमारे देश में सरकारी दफ्तरों में कामकाज में कैसे लापरवाही से जनता को परेशानी होती है। सोशल मीडिया या खबरों के तमाम गलियारों से आप तक भी इस आधार कार्ड की संभव है तस्वीर पहुंची हो, जिसे देखकर लोग मुस्कुराने लगते हैं। जहां नाम लिखा होना चाहिए वहां लिखा है मधु का 5वां बच्चा। इसे देखकर आप भी हंसे होंगे, लेकिन बदायूं में ये मधु हैं और ये इनकी बेटी आरती, जिसका नाम आधार कार्ड में मधु का 5वां बच्चा के तौर पर दर्ज कर दिया गया। आरोप लगा कि बच्ची का दाखिला इसी कारण रुक गया। कल मैं अपनी बच्ची का एडमिशन करवाने गई थी सरकारी स्कूल में। मेरा नाम मधु है और मैं अपनी गुड़िया का एडमिशन करवाने गई थी। वहाँ पे मैडम ने आधार कार्ड देखने की वजह से हंसी बना के और मुझे वापस कर दिया। बच्चों का एडमिशन नहीं हुआ और उसमें लिखा हुआ था मेरा 5वां बच्चा है। मैं चाहती हूँ मेरी बच्ची खूब पढ़े लिखे। हालांकि बाद में उत्तर प्रदेश के बदायूं में स्कूल की तरफ से जानकारी दी गई कि बच्ची का दाखिला हो गया है। ऐसा कुछ नहीं है, आधार कार्ड वैलिड है और आधार की नंबर भी वैलिड है, परंतु उसमें जो आवश्यक है कि बंधु का 5वां बेटा, यह नाम जो बेटी का नाम है आरती है, इसलिए उसको हमारे अध्यापक ने कहा कि इसमें करेक्शन जरूरी है, इसलिए उसके संशोधन की प्रक्रिया के लिए उनको अवगत कराया गया। 2 अप्रैल को ही बिटिया का नाम लिख लिया गया है। मधु के 5वें बच्चे यानी आरती का एडमिशन तो हुआ, लेकिन यह आधार कार्ड सरकारी दफ्तर और सरकारी कागज बनाने में होने वाली लापरवाही का सबूत है, जिन्हें सही कराने के नाम पर ही जनता चक्कर काटती रह जाती है, योजनाओं का लाभ पाने से दूर होती है और फिर भ्रष्टाचार को बढ़ावा भी मिलता है। आज तक ब्यूरो। 1000 करोड़ रुपए के चॉल लैंड स्कीम में आज महाराष्ट्र से बहुत बड़ी खबर आई। शिवसेना के सांसद संजय राउत की पत्नी संजय राउत के करीबी प्रवीण राउत से जुड़ी करोड़ों की संपत्ति को प्रवर्तन निदेशालय ने कुर्क कर दिया। महाराष्ट्र की राजनीति में संजय राउत एक बार फिर खबरों में हैं। पहले संजय राउत के करीबी प्रवीण राउत की गिरफ्तारी हुई। अब प्रवर्तन निदेशालय ने जांच के बाद संजय राउत के परिवार और उनके करीबी से जुड़ी करोड़ों की प्रॉपर्टी कुर्क कर दी। कुल संपत्ति 11 करोड़ रुपए की बताई जा रही है। इसमें प्रवीण राउत से जुड़ी संपत्ति करीब 9 करोड़ की, जबकि 2 करोड़ की कीमत वाले दादर में फ्लैट और अलीबाग में प्लॉट के संजय राउत की पत्नी से जुड़े होने का आरोप है। वो प्रॉपर्टी नहीं है, वो हमारा घर है जहाँ हम रहते हैं, छोटा घर है। आपकी शरद पवार से या उद्धव ठाकरे से बात हुई? जरूर, क्यों नहीं होगी, फोन आया था सबका। हमारे लोग मेरे साथ है, हमें परिवार है और रहेंगे। ऐसे झूठ मूठ से, ऐसे बेकायदेशीर गैर कानूनी तरीके से अगर लगता होगा हमारे जैसे व्यक्ति चुप बैठेगी तो आप गलत फहमी में हो। संजय राउत भले इनकार करे, लेकिन ईडी की जांच के मुताबिक आरोप है कि संजय राउत के करीबी प्रवीण राउत को 100 करोड़ रुपए HDIL से मिले थे, जिसमें से प्रवीण राउत ने 1 करोड़ 60 लाख रुपए अपनी पत्नी माधुरी को ट्रांसफर किए। प्रवीण राउत की पत्नी ने उसमें से 55 लाख रुपए संजय राउत की पत्नी वर्षा को इंटरेस्ट फ्री लोन के तौर पर दिए। इसी पैसे से दावा है कि दादर में फ्लैट खरीदा गया। अब इस कार्रवाई के बाद फिर से महाराष्ट्र में जांच एजेंसियों पर सवाल उठाने वाली सियासत शुरू हो गई। न्याय प्रक्रिया आणि लोकशाही ही देशात आहे की नाही, जर असे स्टेटमेंट्स राजकीय लागले की कोणाला अटक होणार, काय होणार आणि त्या ऍक्शन तशा कारवाई व्हायला लागल्या, तर मग आपल्या देशात खरोखर डेमोक्रेसी राहिली आहे का? जरूर इसमें पॉलिटिकल वेंडेटा है। उन्होंने जो बताया कि कोई इंक्वायरी नहीं की, कुछ उनको पूछा नहीं और ऐसी कार्रवाई की, तो इसमें पॉलिटिकल वेंडेटा तो है। महाराष्ट्र की राजनीति में हलचल पैदा करने वाला ये पूरा मामला करीब 1000 करोड़ रुपए का है, जिसमें जांच जारी है। आरोप है कि जमीन और फ्लैट दिलाने के अलावा कैश में भी डील हुई है। दिल्ली से ऐश्वर्या पालीवाल के साथ दिव्येश सिंह, मुंबई आज तक। तो रूस और यूक्रेन क्या इस युद्ध को लेकर रणनीति बना रहे हैं? कैसे दोनों एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं? पिस रही है तो आम जनता। यूक्रेन में क्या चल रहा है चित्रा जी? बिल्कुल, अपने आप में काफी ज्यादा अहम है। 40 दिन से ज्यादा का वक्त गुजर चुका है। वहीं यूक्रेन की बूचा की हर जगह चर्चा हो रही है। सहित राष्ट्रपति जेलेंस्की घूम घूम कर इसे रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का वॉर क्राइम बता रहे हैं, जिस वॉर रूम में आप मौजूद हैं। लेकिन क्या जेलेंस्की पाक साफ है? ये भी सवाल है। क्या वो दूध के धुले हुए हैं? इसका जवाब है बिल्कुल नहीं, क्योंकि वो अपनी एक प्राइवेट आर्मी के जरिए यूक्रेन में रूस समर्थकों पर जुल्म ढाते हैं। सवाल यह है कि जेलेंस्की की तरफ से इस तरह की बर्बरता करने वाला ये सैनिक किस संगठन का हिस्सा है? ये
जो संगठन है इस पर बहुत सारे सवाल भी खड़े हो रहे हैं। हम आपको बताएंगे विस्तार से ये कौन सा संगठन है, लेकिन यूक्रेन को जवाब देने के लिए रूस के पास भी प्राइवेट आर्मी है, जिसके जवान यूक्रेन में रूस के लिए जी जान से लड़ रहे हैं, जुटे हुए हैं और उसे करारा जवाब दे रहे हैं। यूक्रेन की इस प्राइवेट आर्मी का नाम है आजोव ब्रिगेड, जिसका काम यूक्रेन में रूस समर्थकों का काम तमाम करना है। उन्हें ऐसी सजा देना है कि किसी की भी रूह कांप जाए। ये जो आपने सवाल उठाया है इस आर्मी का, बिल्कुल ऐसी एक आर्मी रूस के पास भी है। सवाल यह है कि चेचन लड़ाकों और आजोव ब्रिगेड में कौन ज्यादा खूंखार है, क्योंकि दोनों तरफ रूस की तरफ से चेचन लड़ रहे हैं। इसका पूरा कच्चा चिट्ठा हम खोल देंगे, लेकिन उससे पहले छोटा सा दोनों का परिचय हम आपको दे देते हैं। सबसे पहले आपको बताते हैं यूक्रेन के आजोव ब्रिगेड को आप यूक्रेन की प्राइवेट आर्मी कह सकते हैं। वहीं चेचन लड़ाके रूस की प्राइवेट आर्मी का एक जबरदस्त हिस्सा हैं। आजोव ब्रिगेड अधि राष्ट्रवादी विचारधारा से प्रेरित है, यानी कि बहुत ज्यादा कट्टर। लेकिन चेचन जो हैं वो लड़ाके भी हैं और बेहद कट्टर हैं। खुद को रूस के वो एक सोल्जर से कम नहीं मानते। आजोव ब्रिगेड को खुद को नव नाजी कहने में वो शान समझते हैं। और चेचन लड़ाकों की बर्बरता की कहानी आप जानते हैं चित्रा जी, पूरी दुनिया में मशहूर है। ये अपने आप में महत्वपूर्ण और इसी बर्बरता के कारण, जैसा कि सईद आपको जानकारी दे रहे थे, चेचन लड़ाके हंटर के नाम से भी मशहूर है। लेकिन रूस को रोकने में आजोव ब्रिगेड का हाथ माना जा रहा है। ठीक है, लेकिन पुतिन ने चेचन लड़ाकों को एक विशेष मिशन के साथ यूक्रेन में भेजा। हमारे दर्शकों को याद होगा कि जब पुतिन ने यूक्रेन पर हमला बोला तब उन्होंने नव नाजियों का जिक्र किया था। ये नव नाजी आजोव ब्रिगेड के सदस्य ही हैं, जिनके लिए व्हाइट सुप्रीमेसी सबसे ऊपर है, यानी कि इनके ऊपर श्वेत वर्चस्व कायम रखने की सनक है, जिसकी वजह से ये बूचा जैसा नरसंहार करने से भी नहीं चूकते। यूक्रेन का मारियोपोल, जहां पर एक रूसी टैंक पर यूक्रेन की आजोव बटालियन घात लगाकर हमला करती है। टैंक में सवार रूसी सैनिक बचने की पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन कामयाब नहीं होते। मारियोपोल में आजोव बटालियन रूस के खिलाफ चट्टान की तरह खड़ी हो गई, जिसने रूस को काफी गहरे जख्म दिए। वो भी तब जब रूस ने शहर को बर्बाद करने के लिए अपने हर छोटे बड़े हथियार का भरपूर इस्तेमाल किया। मारियोपोल में आजोव बटालियन यूक्रेन की मेन फाइटिंग फोर्स थी, जिसने रूस को रोक लिया। लेकिन रूस का दावा है कि आजोव बटालियन बूचा जैसे नरसंहार को अंजाम देती है। जिसके सबूत आज तक संवाददाता को रूस की आर्मी ने मारियोपोल में दिखाए। यहाँ पे जो रूसी फोर्सेस है वो कह रहे हैं कि ये बिल्डिंग और ये बेसमेंट आजोव बटालियन का बेसमेंट था, जिन्हें इन्होंने कैप्चर कर लिया। काफी डिस्टर्बिंग है अंदर विजुअल्स, क्योंकि कहते हैं कि एक औरत है जिन्हें टॉर्चर करके स्वास्तिका डाल दिया था उनके ऊपर। नियो नाजीज है, फाशिस्ट हैं, जिनको एक समय पे अमेरिका ने भी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन करार दिया था। आज वो नेशनल गार्ड यूक्रेनियन फोर्सेस के साथ लड़ रहे हैं रूसी फोर्सेस के अगेंस्ट। मारियोपोल में आजोव बटालियन के इस ठिकाने में जब गीता मोहन घुसी, तब चारों तरफ अंधेरा था और कपड़े बिखरे हुए थे। इस इमारत के अंदर से बदबू आ रही थी। The place is completely wrecked. यहाँ पर कहा जाता है अकॉर्डिंग टू द फोर्सेस कि यहाँ पे सिविलियंस को टॉर्चर भी किया गया है जो उनके अगेंस्ट खड़े थे, लेकिन हालत बहुत ख़राब है। एक बहुत ही ज़्यादा स्मेल जिसे कहते हैं, चाहे वो जलने का हो या मांस का। आजोव बटालियन यूक्रेन के अति राष्ट्रवादियों का एक ग्रुप है जो 2014 में बनाया गया। क्रीमिया पर रूस के हमले के वक्त आजोव बटालियन यूक्रेन की सेना का साथ दिया। अति राष्ट्रवादियों के इस ग्रुप में 900 से 1000 लड़ाके हैं जो यूक्रेन की सेना का हिस्सा है।
साल 2015 में ब्रिगेड के प्रवक्ता ने बताया कि उसके 10 से 20% सिपाही नाजी थे। 2016 में संयुक्त राष्ट्र संघ आज़ोव ब्रिगेड पर अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार कानून के उल्लंघन का आरोप लगाया। साल 2019 में 40 यूएस कांग्रेस सांसदों ने आज़ोव बटालियन को आतंकवादी संगठन घोषित करने की मांग की थी। बावजूद इसके व्हाइट सुप्रीमेसी विचारधारा का समर्थन करने वाले इस ग्रुप को यूक्रेन में भरपूर समर्थन मिल रहा है, जिसे खत्म करने के बाद पुतिन युद्ध शुरू होते वक्त कही थी। एक्सपर्ट कहते हैं कि आज़ोव बटालियन संख्या में भले ही कम, लेकिन रूस के लिए ये एक प्रोपेगेंडा के हथियार की तरह है। रूस अपनी जनता को इस ब्रिगेड के बहाने से ये बता सकता है कि यूक्रेन में जिन सैनिकों को उसने लड़ने के लिए भेजा है वो अपने पड़ोस को नव नाजियों से छुटकारा दिलाने के लिए गए। मारियोपोल से गीता मोहन के साथ आज तक ब्यूरो। आपने देखा मारियोपोल में किस तरह से आज़ोव ब्रिगेड ने एक रूसी लड़की को टॉर्चर किया, उसके शरीर पर नाज़ी निशान बना दिया। जो बूचा में हुआ वो तो सबने देखा, लेकिन आज़ोव ब्रिगेड जो कुछ कर रही है उसे लेकर यूक्रेन के राष्ट्रपति उल्टी बातें करते हैं। उन्हें भी हम आपको सुनाएंगे, लेकिन पहले गीता मोहन के पास आपको लेकर चलते हैं और पूछते हैं कि आज़ोव ब्रिगेड का नाजियों से क्या रिश्ता है। सीधे गीता का रुख करते हुए, गीता, ये अहम जानकारी जो लगातार आपकी ओर से दी जा रही थी, मुझे लगता है कि इसके बारे में आप जानकारी देंगी। गीता, पूरी जानकारी दीजिए, ये रिश्ता क्या कहलाता है आखिर? देखिए, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जिस तरीके से प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की ने पुतिन को और रूस को नाज़ीज़ का नाम दिया, कहा कि ये नाज़िफिकेशन है, इनको हटाना चाहिए, तो ऐसा कैसा है कि उनके नेशनल गार्ड्स में उन्होंने आज़ोव बटालियन को जो मिला दिया। आज़ोव बटालियन एक ऐसा बटालियन है, जैसे आप सही कह रही हैं चित्रा, व्हाइट सुप्रीमेसिस्ट हैं। ये वो बटालियन है जिनका हिस्ट्री जाता है कैसे उन्होंने पोल्स, जूइश पोल्स को मारा था। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद किस तरीके से इन्होंने जूस के अगेंस्ट अपना एक बटालियन खड़ा किया, और आज मारियोपोल के इलाके में, जो सी ऑफ अज़ोव से सटा हुआ इलाका है, मारियोपोल के इलाके में इन्होंने बहुत ही ज्यादा, ये क्लेम्स हैं, हम क्लेम्स ही कहेंगे क्योंकि ना यूक्रेन के क्लेम्स को हम कंफर्म कर सकते हैं ना रूस के। तो रूसी फोर्सेस ने हमें एक अज़ोव बेस के अंदर लेके गए हमें, जहां पे उन्होंने दिखाया कि कैसे एक औरत को टॉर्चर किया गया और उनके ऊपर स्वास्तिका का निशान बना दिया। और वो कौन थी? वो वही मारियोपोल की रहने वाली लेडी थी। बहुत धन्यवाद गीता। गीता मोहन हमारी संवाददाता जानकारी दे रही थी। लेकिन जो ज़ेलेंस्की बूचा नरसंहार पर आंसू बहा रहे हैं, वो आज़ोव ब्रिगेड पर मुंह सिल लेते हैं। हाल ही में जब उनसे इस आज़ोव ब्रिगेड के बारे में और इसकी बर्बरता के बारे में सवाल पूछा गया, तो ज़ेलेंस्की का जवाब बेहद चौंकाने वाला था। ज़ेलेंस्की ने कहा कि आज़ोव ब्रिगेड जैसी है वैसी है, वो रूस के विरुद्ध युद्ध में हमारी मदद कर रही है, और ये कहते हुए उसका उन्होंने समर्थन कर दिया। तो ज़ेलेंस्की के इसी डबल स्टैंडर्ड पर रूस उन्हें घेर रहा है और दावा करता है कि बूचा में जो कुछ भी हुआ वो यूक्रेन का किया धरा है। लेकिन यूक्रेन ये दावा करता है कि बूचा में पुतिन के फरमान पर चेचन लड़ाके हैवान बन गए हैं, उन्होंने वॉर क्राइम को अंजाम दिया है। बूचा के खूनी तांडव ने दुनिया को फिर से चेचन लड़ाकों की दरिंदगी से रूबरू करवा दिया है। इस हैवानियत के चश्मदीदों ने बताया कि बूचा में नरसंहार को अंजाम देने वाले दरिंदे चेचन लड़ाके ही थे। There is not a single crime that they would not commit there. The Russian military searched for and purposefully killed anyone who served our country. They shot and killed women outside their houses when they just tried to call someone who is alive. They killed entire families, adults and children, and they tried to burn the bodies. ज्यादा दिन नहीं बीते, पिछले हफ्ते की बात है जब यूक्रेनी राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की के एक प्रस्ताव को खारिज करते हुए रूसी राष्ट्रपति पुतिन यूक्रेनी दूत को धमकाते हुए कहा था, जाओ उनसे कह दो मैं उन्हें बर्बाद कर दूंगा। तो क्या बूचा की बर्बादी उसी धमकी का नतीजा है? पुतिन की धमकी के बाद चेचन रिपब्लिक के मुखिया रमजान कादिरोव का ये बयान सामने आया, जिसमें रूस और चेचन लड़ाकों की जुगलबंदी साफ नजर आ रही है। चेचन्या पूर्वी यूरोप के कॉकेस क्षेत्र के उत्तरी भाग में स्थित है। चेचन्या आज भले ही रशियन फेडरेशन का हिस्सा है, लेकिन कभी चेचन्या के लड़ाके रूस के खिलाफ थे। दिसंबर 1991 में जब सोवियत संघ टूटा
तो चेचन्या अलग देश बन गया, लेकिन इस छोटे से देश पर रूस की नजर हमेशा रही। पुतिन ने राष्ट्रपति बनते ही चेचन्या पर हमला कर दिया और जून 2000 में रूस ने अखमत केदिरोव को वहाँ का नेता घोषित कर दिया। मई 2004 में अखमत केदिरोव की हत्या हो गई। उनके बाद उनके बेटे रमजान केदिरोव चेचन्या के राष्ट्रपति बन गए। माना जाता है कि रूस के राष्ट्रपति ने इन लड़ाकों को यूक्रेन मनोवैज्ञानिक दबाव बनाने के लिए भेजा था, लेकिन बूचा के नरसंहार से पुतिन की मुसीबत बढ़ गई है। गौरव सावंत, बूचा, आज तक। तो बूचा नरसंहार के लिए रूस और यूक्रेन एक दूसरे को दोषी बता रहे हैं। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि जिसने भी ये किया, क्या उस पर कार्रवाई होगी? क्या पुतिन को युद्ध अपराधी बताने वाले जो बाइडेन रूसी राष्ट्रपति को सजा दिला पाएंगे? इस सवाल का जवाब हम बूचा में मौजूद गौरव सावंत से ले लेते हैं। गौरव, क्या पुतिन को युद्ध अपराधी घोषित कर पाएंगे जो बाइडेन? सबके जेहन में यही सवाल है, क्योंकि निशाने पर तो रूसी राष्ट्रपति बहुत हैं, लेकिन बयानबाजी के आगे अमेरिका क्या करेगा? चित्रा, इस समय बयानबाजी और इंफॉर्मेशन वॉरफेयर जबरदस्त तरीके से बूचा के प्रश्न पर हो रही है, जो वहां पर नरसंहार हुआ। लेकिन क्या ये रूस के सैनिकों ने किया, जैसा राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की भी कह रहे हैं और अमेरिका के राष्ट्रपति उनका समर्थन कर रहे हैं, या फिर जैसा रूस कह रहा है कि ये इंफॉर्मेशन वॉरफेयर का हिस्सा है? 30 और 31 मार्च को उनकी सेना वहां से हट गई थी। ये सारी तस्वीरें केवल 4 तारीख के बाद आई एक इंफॉर्मेशन वॉर के जरिए। लेकिन इस पर राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की और यहाँ के प्रशासन का ये कहना है कि वो इस पर एक अंतर्राष्ट्रीय जांच कराना चाहते हैं, अंतर्राष्ट्रीय इन्वेस्टिगेटर्स को बुलाना चाहते हैं, फॉरेंसिक एविडेंस को इकट्ठा करना चाहते हैं। और आज तक की टीम आज भी बूचा में थी, आज भी इंटरनेशनल इन्वेस्टिगेटर्स, जो पोस्टमार्टम हो रहा है उसको वीडियोग्राफ किया जा रहा है, जो एविडेंस ली जा रही है उसे वीडियो पे लिया जा रहा है। ये जो आजेव ब्रिगेड आ गई है, चेचन ने लड़ाके आ गए हैं, क्या इन्हीं की वजह से ये बूचा की बर्बरता देखने को मिली? और अगर ये दोनों मौजूद हैं इस युद्ध में, तो क्या इस तरह की बर्बरता और देखने को मिल सकती है? ये दुखदाई है, लेकिन क्या ऐसा हो सकता है गौरव? ये इस क्षेत्र की सच्चाई है सईद। दुनिया इससे 2-4 इस समय हो रही है, लेकिन अजोव ब्रिगेड के बारे में ये शुरू से कहा जा रहा है और कई प्रश्न तो अमेरिका के राष्ट्रपति और यूरोप के नेताओं से पूछे जा रहे हैं कि आप नियो नाजीज के साथ खड़े हैं। इस तरह की बात उनसे जब प्रश्न पूछे जाते हैं तो इसका उत्तर न अमेरिका के पास है, न इसका उत्तर यूरोप के देशों के पास है कि प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की के जो सबसे कट्टर समर्थक हैं वो इस अजोव ब्रिगेड का हिस्सा समझे जाते हैं। तो इस पर वो ये कह रहे हैं कि हमारे ऊपर एक हमला हुआ है और जो भी हमारे ऊपर हमारे बचाव में हमारा समर्थन करेगा हम उनके साथ हैं। ऐसा यूक्रेन के लोग इस बात का उत्तर देते हैं। हालांकि चलिए, फिलहाल के लिए गौरव आपको रोकना पड़ा है। बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। गौरव सावंत लगातार ग्राउंड जीरो से सही जिस तरह की तस्वीरें हमारे दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं, यकीनन उसने पूरी दुनिया को हैरान और परेशान करके रखा है। सवाल यही कि ये युद्ध कब और किस रूप में थमेगा। बिल्कुल, और ये आजो और चेचन जो है इन्हीं की वजह से ये नरसंहार हमें बर्बरता देखने को मिल रही है। तो पुतिन और ज़ेलेंस्की के युद्ध में पिस रहा है तो सिर्फ और सिर्फ यूक्रेन का आम आदमी। लेकिन क्या आप जानते हैं कि रूस की तरफ से लड़ने वाले चेचन ने लड़ाके यूक्रेन की तरफ से भी लड़ रहे हैं? जी हाँ, ये बिल्कुल सच्चाई है। दरअसल चेचन लड़ाके क्रूर युद्ध के लिए कुख्यात है पूरी दुनिया में। इससे पहले चेचन युद्ध में रूस और चेचन लड़ाके एक दूसरे के विरुद्ध हिंसक संघर्षों में शामिल रहे हैं और इस युद्ध के खत्म होने के बाद कई सारे चेचन लड़ाके रूस की तरफ चले गए। तो अब भी रूस का विरोध कई सारे करते हैं और यही कारण है कि चेचन लड़ाके यूक्रेन और रूस दोनों की तरफ से लड़ते हुए हमें दिखाई दे रहे हैं। कीव की रक्षा करने में शेख मंसूर बटालियन और दजुखर वददेव बटालियन का बहुत बड़ा हाथ है। ये अहम जानकारी आपने दी है। तो वही यूक्रेन की अगर बात करें, यूक्रेन के युद्ध में कई लोग और संगठन लड़ रहे हैं जिनके अपने हित हैं और जंग लड़ने की अपनी अपनी दलीलें, लेकिन इन पर रूस और यूक्रेन की निर्भरता ही इन्हें बेकाबू होने का लाइसेंस देती है और बूचा जैसा नरसंहार हमारे सामने आता है। तो ये तो थी पुतिन और ज़ेलेंस्की की प्राइवेट आर्मी की कहानी जो चित्रा जी और हमने आपको सुनाई, लेकिन उम्मीद हम ये करते हैं कि आपको ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग लगी होगी कि ऐसा भी होता है। एक ही चेचन विद्रोही है लेकिन दोनों तरफ से लड़ रहे हैं। लेकिन अब हर बड़ी खबर के लिए हम आपसे ये कहेंगे कि इस वॉर रूम में हम रोज आते रहेंगे, आपको बताते रहेंगे। फिलहाल के लिए चित्रा जी और हमें दीजिए इजाजत।